हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले पार्ट में हम बैटल ऑफ प्लासी पढ़ चुके थे, जिसके अंदर सिराजुद्दौला की हार हुई थी और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो मीर जाफ़र था उसको बंगाल का नवाब बनाया था। ओके, आफ्टर अ डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वॉज अजीनेटेड। प्लासी की हार के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। पर वो जो मीर जाफ़र था वो अंग्रेज़ों की हाथ की कठपुतली था, जो नाम मात्र का था, सारी सत्ता तो उन्हीं के हाथ में थी, ब्रिटिशर्स के हाथ में। एंड इन 1764 द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर एंड मीर कासिम। 64 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में। और क्यों हुआ? क्योंकि मीर कासिम भी सिराजुद्दौला की तरह था। उसने ब्रिटिशर्स को कोई भी जो प्रिविलेजेस होते हैं, विशेष अधिकार देने से मना कर दिया था ट्रेड के अंदर। मीर कासिम अबोलिश द ट्रेड ड्यूटी फॉर एवरीवन एंड ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम मुशीराबाद टू मुंगेर, बट दिस वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एंड दे डिक्लेयर्ड वॉर। तो मीर कासिम ने क्या किया कि कोई भी कस्टम जो ड्यूटी पे जो टैक्स लगेंगे, आप जो हमारे यहाँ ट्रेड कर रहे हैं इन पे जो टैक्सेस लगेंगे, कोई छूट तो मिलने वाली है नहीं आपको। और उसने क्या कहा, अपना जो पूरा जो अपनी जो उसका बंगाल था, उसकी जो रियासत थी, वहाँ का सारा कैपिटल जाकर सारा जो धन था उसको उठा के, उसकी जो एक जो मुशीराबाद तो उसकी वो जहाँ वो राज करता था वो जगह का नाम है, वहाँ से मुंगेर को ट्रांसफ़र कर दिया था उसने। बट दिस वाज अगेंस्ट, पर ये बात किसको नागवार गुजरी? ब्रिटिशर्स को, और उन्होंने उठा के सीधे युद्ध की घोषणा कर दी। इन दिस बैटल मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम द मुगल किंग fought against British and British force were led by Hector Munro। एंड इसका नतीजा क्या हुआ? पर इस बार यह था कि मीर कासिम के साथ एक तरफ जब उन्होंने बक्सर का युद्ध छेड़ दिया अंग्रेजों ने, तो उसके साथ कौन था इस बार? मीर कासिम के साथ बंगाल का नवाब जो एक वो भी था। मीर जाफ़र के साथ मीर कासिम भी था, बंगाल का नवाब शुजाउद्दौला भी था, अवध का नवाब शाह आलम भी था, मुगल किंग भी उसके साथ शामिल थे। एंड ब्रिटिश फोर्सेस वर लीड बाय हेक्टर मुनरो। और उस वक्त जो गवर्नर था उनका ब्रिटिशर्स का वो हेक्टर मुनरो था। एंड इन दिस बैटल ब्रिटिश बिकम विक्टोरियस एंड दे डिक्लेयर कंट्रोल द टेरिटरी बाय देयर ओन। पर इस बार भी ऐसा हुआ, इस बार विनर फिर से कौन बने? ब्रिटिश बने, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली पावर थी, यूनिटी थी, वेल्थ भी ज़्यादा थी। एंड इन 1765 the Mughal emperor appointed the company as Diwan of the provinces of Bengal, and they also got the Diwani rights of Bihar and Odisha। 1765 के अंदर जो मुगल एम्पर थे उस वक्त, होने को औरंगज़ेब पे मुगल एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, पर उसके बाद भी शाह आलम एंड अकबर द्वितीय एंड बहादुर शाह फर्स्ट एंड बहादुर शाह सेकंड, ये आते रहे थे। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्पायर था वो। एंड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल एंड दे ऑल्सो गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बिहार और उड़ीसा। उन्होंने कंपनी को दे दिए थे सारी शुरुआती मुगल वो जो एम्पर थे, शासक थे, 1900 थी, उन्होंने सारे राइट्स दे रखे थे उनको कि आप जैसे चाहे वैसे राज करो। दीवानी राइट्स होते हैं ये जैसे कोर्ट के जो मामले होते हैं ना, वो संभालने की सारी जिम्मेदारी किनको? ब्रिटिश को दे रखी थी। किसने? मुगल रूलर्स ने, शासकों ने। कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। अब हुआ ये कि पूरी तरफ से जब मुगल एम्पायर की तरफ से पूरी सत्ता किसको? ब्रिटिशर्स को मिल चुकी है, उसका नतीजा क्या होगा? वो खुद सर्वे सर्वा बन के बैठ गए, नवाब्स बन के बैठ गए। इसे नवाब एक प्योर वर्ड में तो उर्दू वर्ड है, एंड इसका एक इंग्लिश वर्ड दे रखा नवाब्स। इन 1764 रॉबर्ट क्लाइव वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। और 1764 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया रॉबर्ट क्लाइव को। नवाब्स एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, एज ब्रिटिश वर लीडिंग अ लेविश लाइफ सिमिलर टू नवाब्स एंड एवरीवन वाज ऑन मर्सी ऑफ ब्रिटिश। मैंने आपको जैसा कि बताया, नवाब्स जैसे नवाब एक उर्दू वर्ड है, इस तरह ब्रिटिश अपनी जो लैंग्वेज है इंग्लिश के अंदर तो नवाब्स कहते थे उसको। नवाब कौन लोग होते हैं? बहुत ही लेविशिंग जो लाइफ जीते ना, जिसको बहुत ही हाई प्रोफाइल लाइफ जिसको कहते हैं, ऐशो आराम की लाइफ बोलते हैं, ऐसी लाइफ जिया करते थे, तो ब्रिटिश उनको नवाब्स कहा करते थे। एंड और उन ब्रिटिशर्स का कहना था कि जो भी हमारे नवाब हैं और जितनी भी रियासत के यहाँ लोग हैं, ये सब हमारी दया पे जिए। एंड द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडायरी अलायंस एंड द किंग हैड टू पुट एन आर्मी ऑफ ब्रिटिश।
और सभी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी ने जो अंग्रेज़ों की ने जो पावर ने क्या किया, सभी जो राज्य थे उस वक्त उनको ये एक आदेश दिया कि सबको एक सहायक संधि, एक उन्होंने एक संधि पत्र तैयार किया अंग्रेजों ने। उस संधि पत्र पे सभी शासकों को, सभी जो रियासती उनकी शासकों को उस पे हर हाल में साइन करना था। वो एक सहायक संधि थी, उसके अंदर कुछ रूल्स बनाए गए थे और रूल्स हर हाल में मानने ही होंगे और जो नहीं मानेगा उसके लिए बैटल डिक्लेयर कर दी जाती थी। इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट टू आर्मी, द नवाब ऑफ द किंग हैड टू गिव सम पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। और उसके अंदर एक सहायक संधि में एक रूल ऐसा था कि हर एक राज्य के शासक को, नवाब को, कंपनी की जो आर्मी है, ब्रिटिश जो अंग्रेज़ों की जो आर्मी है, उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा। देखिए किस तरह से वो यहाँ आए व्यापारी बनकर, पर यहाँ सर्वे सर्वा बन के बैठ गए। द नवाब ऑफ अवध एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वर फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज एंड एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। पर क्या किया, वो अंग्रेज इतने पावरफुल थे और यहाँ पर यूनिटी थी नहीं यहाँ की नवाब में, यहाँ के किंग्स में। तो उन्होंने सबसे पहले तो बंगाल के जो नवाब, अवध के नवाब थे और हैदराबाद के जो निज़ाम कहलाया करते थे उस वक्त, उन्होंने अंग्रेज की सहायक संधि जो थी उस पर सिग्नेचर कर दिए। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, जो टीपू सुल्तान था उस वक्त, मैसूर यानी कर्नाटक है, उसको मैसूर का शेर कहा जाता था। सुल्तान वॉज द सन ऑफ हैदर अली रूलर ऑफ मैसूर। वो जो मैसूर का जो शासक था उस हैदर अली का बेटा था। टीपू सुल्तान रूल्ड मैसूर फ्रॉम 1780 टू 1799। 1782 से 99 तक उसने शासन किया। टीपू सुल्तान टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी एंड सेंड फॉरेन डेलीगेट्स टू गैदर द फॉरेन हेल्प अगेंस्ट ब्रिटिश। टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को बहुत ही फ्रेंच, जैसे जो फ्रांस के जो लोग होते हैं, फ्रेंच जो आर्मी अपनी को जिस तरह से ऑर्गेनाइज करती थी, उसी तरह से टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को मैनेज किया हुआ था। और उसने अपने कुछ प्रतिनिधि भेजे थे, कहाँ पर, विदेश में, अंग्रेजों के खिलाफ सहायता प्राप्त करने के लिए। 4 वॉर्स वर fought between Britishers and Mysore and were known as the Anglo-Mysore Wars। 4 युद्ध लड़े गए, किसके बीच में, मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में। 1767 में, 80 के अंदर और 90 के अंदर और 99 के अंदर। इन 1799 द ब्रिटिशर्स वॉन द बैटल ऑफ सेरीपट्टनम अगेंस्ट मैसूर। और 1799 में ब्रिटिशर्स ने मैसूर के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था जो सेरिंगपट्टनम नाम की जगह पर लड़ा गया था, उसको बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम कहा जाता है। टीपू सुल्तान वर किल्ड इन डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम। और मैसूर की कैपिटल जो राजधानी थी सेरिंगपट्टनम, उसके वॉर जो बैटल वॉर हुआ उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। एंग्लो मराठा वॉर्स। अब इसके बाद आया अंग्रेजों का और मराठा मराठवाड़ा, जिसको महाराष्ट्र कहते हैं। After the defeat of Maratha in Battle of Panipat in 1761, 1761 में मराठाओं की हार हुई थी पानीपत के युद्ध में। They get divided in various small dynasties such as सिंधिया, होलकर्स, गायकवाड़ एंड भोसले। जो उसके बाद, युद्ध के बाद, जो मराठा थे, जो मराठा जो राजवंश थे, डायनेस्टी का खानदान वंश, वो कई वंशों में बढ़ गया था। तो कुछ मराठा सिंधिया कहलाए, कुछ होलकर्स कहलाए, कुछ गायकवाड़, कुछ भोसले। 3 wars were fought between Marathas and British। 3 युद्ध हुए मराठा और ब्रिटिश के बीच में, 1782, 1803 and 5, 1817 and 19। The third war was the deceive war। जो तीसरा युद्ध था वो बहुत ही डिसीव वॉर था। छल कपट से, युद्ध के अंदर छल कपट से ही जीते जाया करते थे, बहुत ही माना जाता है इसको, इस वॉर को। आफ्टर दिस पेशवा वॉज डिपोज एंड द सेंट टू नॉर्दर्न इंडिया ऑन द पेंशन। और उस वक्त जो ये तीसरा जो युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के और मराठा के बीच में, इसके अंदर पेशवा को उठा के नॉर्दर्न इंडिया भेज दिया गया और पेंशन पे रख दिया गया कि आप पूरी तरह से हट जाइए, आपके पूरा जो मराठा एरियाज़ है उसको हम कवर करेंगे। वो बंगाल को कवर कर ही चुके थे, अवध को कर चुके थे, ये जो मराठा था साम्राज्य, इसको भी कवर कर लिया था अंग्रेजों ने। नाउ द कंपनी हैड कंट्रोल ओवर द साउथ ऑफ विंध्यास। इस तरह से पूरे कंपनी ने पूरे विंध्याचल जो एरिया है उसको कवर कर लिया था। क्लेम टू पैरामाउंटेसी। अब पूरी सर्वसत्ता का दावा करना, पैरामाउंटेसी, सर्वसत्ता किसकी, ब्रिटिशर्स की। एज ब्रिटिश वर प्रूविंग देमसेल्व एज द बेस्ट पावर अक्रॉस द इंडिया। और उन्होंने प्रूव करने को जा रही थी वो कि पूरी इंडिया के अंदर आर पार हमारा ही शासन होगा। दिस एनहेंस देयर डिज़ायर टू रूल होल टेरिटरीज। उनका उद्देश्य था
इंडिया पर हमेशा के लिए राज करना, एक व्यापार करना, एक पर्पस था, यहाँ घुसने का इरादा था उनका, केवल एक घुस जाएं व्यापार के इरादे से, पूरे इंडिया को कवर करना उनका पर्पस था। दे स्टार्टेड डायरेक्ट कॉन्केस्ट अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, और उन्होंने एक अब युद्ध अभियान शुरू किया उस वक्त जो लॉर्ड हेस्टिंग था गवर्नर 1813 से 23 तक, उसके अंडर में। अब आया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि जो शासक हमको फॉलो करते हैं तो ठीक है, और जो फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति अपनाई, राज्यों को हड़प की नीति अपनाई उन्होंने। अंडर द रेन ऑफ इसको रेन पढ़ेंगे, रीजन नहीं पढ़ेंगे। अंडर द रेन ऑफ लॉर्ड डलहौजी 1848 to 56 दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लैप्स। लॉर्ड जो डलहौजी था वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नाम है ब्रिटिश गवर्नर के अंदर। इसने पॉलिसी बनाई एक इसकी हड़प की नीति की, एंड यही आगे चल के जो फर्स्ट इंडियन जो फ्रीडम फाइट हुआ था, मूवमेंट हुआ था, वो इसी का रिजल्ट था। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी नीति के अनुसार द रूलर्स हु डजंट हैव एनी लीगल हेयर कुड नॉट पास ऑन देयर प्रॉपर्टी टू द अडॉप्टेड सन, इट वुड बी टेकन ओवर बाय ब्रिटिश। इस नीति के तहत, हड़प की नीति के तहत का क्या मतलब था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का क्या मतलब था कि जिस राजा के खुद की संतान नहीं है वो अपना एडॉप्टेड सन, गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री को जो सिंहासन है, गद्दी है, उस पर नहीं बिठाएंगे, उस पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का कब्जा होगा। ये थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सतारा 48, संबलपुर 50, झांसी 54 वर अनेक्स बाय दिस पॉलिसी। और इसी नीति के तहत सतारा, संबलपुर, झांसी, इन तीनों को ब्रिटिशर्स ने अपने राज्य में मिला लिया, अनेक्स कर लिया, कब्जे में कर लिया और अपने राज्य में मिला लिया। वो क्यों था? क्योंकि झांसी की जो रानी थी उनके अपना कोई पुत्र नहीं था, सतारा के जो शासक थे उनके भी नहीं था, और संबलपुर के जो शासक थे उनके भी कोई औलाद नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेट अंडर ब्रिटिश, अब पूरा जो एडमिनिस्ट्रेट प्रशासन है अंग्रेजों के कवर में आ गया। इन 1773 वॉरेन हेस्टिंग बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड डलहौजी के बाद अब वॉरेन हेस्टिंग से वो बंगाल का गवर्नर बन के आया, एंड कंट्रोल द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रेसिडेंसीज ऑफ मेड्रास एंड बॉम्बे। और उसने जो दूसरे गवर्नर्स थे, कहाँ के? मेड्रास के, बॉम्बे के। मेड्रास इज अ प्रेजेंट चेन्नई। इनके सबके जितने गवर्नर्स थे उनको सब के ऊपर अपनी जिसको पावर बोलते हैं वो एस्टेब्लिश की। सेपरेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वर सेटअप अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। उन्होंने एक सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स बनाई गई, जैसे अभी एट प्रेजेंट में हमारी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट होती है, उस तरह किसने बनाई? वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाई। वॉरेन हेस्टिंग्स की कुछ पॉलिसी अच्छी भी हैं जो आज भी फॉलो की जाती हैं। न्यू सेट ऑफ लॉज वर कंपाइल्ड बाय मुफ्तीज एंड ब्राह्मण्स फॉर द रिलीजियस इंटरप्रिटेशन। उसने कहा कि जिस तरह से जो ये ब्राह्मण होते हैं ये पूजा पाठ का काम करेंगे, जो मुफ्तीज वगैरह हैं, एंड ये जो मुस्लिम के जो काजी वगैरह होते हैं जो इनके धर्म वगैरह के काम करते हैं, उसके लिए एक वकील होता है, वो कोर्ट के अंदर होता है। ऐसे अलग अलग पोस्ट दी उन्होंने, किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो ये उसकी अच्छी चीज़ें थी। ओके, फिनिश द चैप्टर।